हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 5 बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन, यानी बोली जाने वाली अंग्रेजी और मौखिक प्रस्तुति। अब देखिए, आपने इसके पहली दो वीडियो में आपने रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जाना था ना। रिटन कम्युनिकेशन में मेनली रिपोर्ट और लेटर को जाना था। अब हम इस वाली वीडियो में ओरल कम्युनिकेशन को जानने वाले हैं कि मतलब बिजनेसेस में कैसे ओरल कम्युनिकेशन करी जाती है और कब कब की जाती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए, ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार क्या होता है। तो देखिए, जो ओरल कम्युनिकेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन की, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन ही की जाती है। कि जितनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है उतनी ज़्यादा ये कॉमन भी है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन है। तो सबसे ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन की जाती है वो ओरल कम्युनिकेशन ही होती है। चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, दोनों ही ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बस अंतर किसका आ जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। जो पढ़ा लिखा होगा वो फॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेगा और जो इलिटरेट होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। बस इस चीज का अंतर आ जाता है, लेकिन दोनों ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल तो आप जानते ही हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सी होती है, फॉर्मल होती है, यानी औपचारिक तरीके से ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, आप जो प्रोफेशनल लाइफ में आप जो कम्युनिकेशन करेंगे वो फॉर्मल तरीके से करेंगे, लेकिन जब आप घर में होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है। फॉर्मल में ये होता है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो काफी सोच समझ कर बोलेंगे, वो काफी तरीके से बोलेंगे। लेकिन जब भी आप घर में बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, तो उस टाइम थोड़ी ना आप कुछ सोच सोच के बोलते हैं। आप तो तुरंत ऐसी जैसे नॉर्मल बातचीत करते हैं वैसी करते जाते हैं। तो इनफॉर्मल में ये होता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो दिल में आता है वो कह देते हैं। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, आपको एक एक बार सोच समझ के कहना पड़ता है और सामने वाले की तारीफ भी करनी पड़ती है। भले ही आप अंदर से उसको मतलब तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन सामने वाले की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल में ये होता है, आपको हर वर्ड सोच समझ के बोलना होता है। अब देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए कई सारे चैनल्स हो सकते हैं, जैसे कि मीटिंग, इंटरव्यू, नेगोशिएशन, है ना, बिजनेस डील वगैरह, ग्रुप डिस्कशन, मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो इनको भी आप आगे अच्छे से समझेंगे। तो इन सारे चैनल्स के बारे में आप अभी पढ़ने वाले हैं एक एक करके, कि इन चैनल के माध्यम से हम कैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो थोड़े से एडवांटेजेस देख लीजिए ओरल कम्युनिकेशन के। ये क्विक होता है और इंस्टेंट होता है, यानी आप जो बातचीत कर रहे हैं वो काफी जल्दी जल्दी कर लेते हैं बातचीत, है ना। रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर सामने वाले को भेजना पड़ेगा, फिर वो देखेगा ना, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन क्विक होता है ना, तुरंत होता है। और देखिए, इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, पेपर वर्क भी आपको नहीं करना पड़ता और आपको तुरंत रिस्पांस भी मिल जाता है ना। सामने वाले से आप बातचीत करें तो आपको तुरंत रिस्पांस या फीडबैक मिल जाता है। और जब भी आप सामने वाले के साथ बातचीत करेंगे तो इससे आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी मजबूत होगा। और देखिए, जैसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है ना, तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट वर्क प्लेस पे क्रिएट होता है। ओरल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको बोलने के लिए कोई पैसे वगैरह तो देने नहीं पड़ते, है ना। और इससे आपका पैसा और टाइम दोनों बचता है। लेकिन अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें आपका पैसा भी लगेगा, आपको कागज खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। लेकिन जब ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस तुरंत बोलना है, सामने वाले से तुरंत फीडबैक आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बिजनेस में क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, यूजिंग द टेलीफोन। आप बिजनेसेस में टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर पाते हैं और ये काफी ज्यादा एफिशिएंसी और कन्वीनियंस होता है। मतलब जो भी आप बातचीत करते हैं टेलीफोन पे, आप रियल टाइम में करेंगे, है ना। सामने वाले के साथ तुरंत रिस्पांस भी आप उसका ले सकते हैं ना, तुरंत फीडबैक आपको मिल जाएगा। और ये ज्यादा कन्वीनियंस भी होता है, आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, बस एक नंबर डायल करना होता है, बात करनी होती है। और टेलीफोन के माध्यम से आपका पर्सनल इंटरेक्शन भी हो जाता है और काफी ज्यादा क्लैरिटी भी आपको मिलती है ना। और आप तुरंत ही अपने आपके जो भी डाउट है ना, आप उनको क्लियर कर सकते हैं। सामने वाले के साथ आपको कुछ भी पूछना है, तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा, है ना। आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता ही है ना।
और इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं ना। कोई अगर इमरजेंसी में आपको कम्युनिकेशन करनी है तो अगर आप ईमेल लिखेंगे तो उसका क्या पता वो कल देखे परसों देखे, लेकिन आप तुरंत फोन लगा के बात करेंगे तो वो तुरंत आपको रिप्लाई दे देगा। तो इमरजेंसी में जो टेलीफोन है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और साथ ही रिकॉर्ड कीपिंग भी होता है कि मतलब आप जो भी कॉल लगा रहे हैं वो रिकॉर्ड में आप उसको ऐड कर सकते हैं कि मैंने इसको ये कॉल लगाई थी, और आप कॉल रिकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं जिसको आगे चल के आप लीगल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि जूम मीटिंग होती है और गूगल मीट होती है, उसी को टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाता है। जब आप आमने सामने बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और उसमें आपको सामने वाले का फेस वगैरह भी दिख रहा होता है। तो देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक टाइप की ऐसी मीटिंग है जो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में होती है जो अलग अलग प्लेस पे बैठे हुए होते हैं, और वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए, इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कई सारे फायदे भी होते हैं। इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, पैसे बचेंगे, है ना। और आपको मतलब मीटिंग करने के लिए मतलब सामने वाले से वो टाइम वगैरह भी नहीं लेना पड़ेगा, और प्लेस को डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे मीटिंग करनी है ना। और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर पे ही बैठे बैठे आप सामने वाले के साथ तुरंत 1 सेकंड में मीटिंग कर सकते हैं। और देखिए, आपको मीटिंग हो रही है या फिर फोन पे बातचीत हो रही है तो इस पर आप करते क्या है, ओरल कम्युनिकेशन ही तो करते हैं। और जो भी आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे वो फॉर्मल मैनर में करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस के पर्पज से आपने सामने वाले के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। अब अगला होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखिए, कई सारे डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू होते हैं, और हिंदी वाले भी साथ साथ देखते रहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, साक्षात्कार। जब आप सामने वाले के आमने सामने बैठकर आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो देखिए, पहला जो इंटरव्यू का टाइप है वो है सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, फिर सामने वाले जो आपको फिर सेलेक्ट करते हैं जब उनको लगता है कि आप जॉब के लायक हैं। और देखिए, जॉब इंटरव्यू में मेनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही देखा जाता है। और अगला होता है प्रमोशन इंटरव्यू। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये इंटरव्यू किस लिए होता है, प्रमोशन के लिए। जब ऐसा कोई एम्प्लॉय जो पहले से ही कंपनी में काम कर रहा है, अब उसको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो उसके जो ऊपर वाले जो उनके हेड होंगे, मैनेजर होंगे, वो उनका इंटरव्यू लेंगे ताकि वो पता लगा सके कि हाँ, ये प्रमोशन के लायक है कि नहीं। अगला होता है अप्रेजल इंटरव्यू। तो देखिए, ये होता है मूल्यांकन करने के लिए, मतलब परखने के लिए कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो ये 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर होता है, मतलब हर साल ये वाला इंटरव्यू लिया जाता है ताकि वो देख सके कि जो एम्प्लॉय है वो मतलब अभी भी कैपेबल है काम करने के, है कि नहीं। मतलब मेनली इस इंटरव्यू में उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसको इवेल्युएट करने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो कोई गलती करता है तो इंटरव्यू में बताया जाता है कि आपको इस चीजों में सुधार करने की जरूरत है। तो इसमें मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की, उसके लिए मेनली इंटरव्यू किया जाता है, उनका मूल्यांकन करने के लिए। अगला है काउंसलिंग इंटरव्यू। हिंदी में से बोलते हैं परामर्श साक्षात्कार। तो देखिए, ये इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि एम्प्लॉयज का बेनिफिट हो सके। इसमें मेनली दिक्कतों के बारे में बात की जाती है कि अगर एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रही है, वो कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसका सल्यूशन ढूंढा जाए, उससे बातचीत करके उसके जो दुख है उसको सुना जाए और उसके दुखों को कम किया जाए, है ना। इसलिए ये इंटरव्यू लिया जाता है। मेनली इस इंटरव्यू में जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी दिक्कतों के बारे में सामने जो बैठा है जो इंटरव्यूअर होता है उसको अपनी दिक्कतों के बारे में बताता है। अगला है डिसिप्लिनरी एंड रिप्राइमेंट इंटरव्यू। अब देखिए, जो डिसिप्लिनरी इंटरव्यू होता है ये इसलिए लिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय है उसने जो रूल और रेगुलेशन का वायलेशन करा है तो उसकी खबर ली जाए। यानी इस इंटरव्यू में बताया जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा है, और उसको फिर बताया जाता है कि अगर आप इन रूल और रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या क्या मतलब जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको कौन कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है, वो सब चीजें इस इंटरव्यू में बताई जाती हैं। और मेनली ये इंटरव्यू तभी लिया जाता है जब एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी होती है। जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं फटकार साक्षात्कार। इसमें फटकार लगाई जाती है सामने वाले को कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अगला होता है ग्रीवेंस इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि शिकायत के लिए इंटरव्यू किया जाता है। अब देखिए, इस इंटरव्यू में अगर एम्प्लॉय को कोई शिकायत होती है कंपनी से कि उसके रूल और रेगुलेशन खराब है, या फिर वो सैलरी कम दे रही है, या कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके बारे में इस इंटरव्यू में जो एम्प्लॉय है वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी दिक्कतों के बारे में बताता है। अगला होता है एग्जिट इंटरव्यू। मतलब अगर कंपनी भी छोड़नी है ना, तो उसके लिए भी एक इंटरव्यू किया जाता है। बस इस इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जो एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ना चाहता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। बदले में फिर उसको और मतलब फीडबैक दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आप लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, वो सब चीजें बताई जाती है कि आपकी मतलब खासियत क्या है ना। मतलब उनको फीडबैक दिया जाता है कि तुमने इतने साल जो काम करा है, फिर उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मतलब एंड में जो प्रोसीजर होता है ना निकालने का, वो सब चीजें इस इंटरव्यू में की जाती हैं।
और अगला होता है स्टे इंटरव्यू। अब देखिए ये वाला इंटरव्यू जब किया जाता है जब कंपनी के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हो जाते हैं और कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज को निकालना होता है, तो ऐसे में वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है और उसमें पता लगाती है कि कौन सा एम्प्लॉय अभी भी कंपनी में रहने के लायक है, और जो रहने के लायक नहीं होता उसको निकाल फेंकती है। तो जो एम्प्लॉय कंपनी में बने रहना चाहते हैं तो उनको स्टे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, फिर उनमें फिर से उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस का आकलन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि हाँ ये अभी भी कंपनी में बने लायक है या नहीं। अब देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यू स्ट्रेटेजीज, यानी जब भी आपसे कोई इंटरव्यू लेता है तो वो किन किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है। ज्यादातर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो दो चीजों का फॉलो करते हैं, मतलब दो स्ट्रेटेजीज उनकी होती है जिनको बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव स्ट्रेटेजी, जिसको स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है, पैटर्न्ड और अनपैटर्न्ड भी बोला जाता है, गाइडेड और अनगाइडेड स्ट्रेटेजीज भी बोला जाता है। तो मतलब इन इसको कई सारे नामों से बुलाया जाता है, बस आप इसका मेन पर्पस समझ लीजिए होता क्या है। जो डायरेक्टिव होता है, डायरेक्टिव मतलब या स्ट्रक्चर्ड मतलब जो पहले से जो ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं जो पहले ही घर से क्वेश्चन लिख कर लेकर आते हैं और वही सेम क्वेश्चन सबसे पूछते हैं। कोई इंटरव्यूअर है घर से 10 क्वेश्चन लिख कर आया, हर क्वेश्चन मतलब हर इंटरव्यूअर आ रहा है उससे वही 10 सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी के बेसिस पर सेलेक्ट किए जा रहा है। और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है नॉन डायरेक्टिव स्ट्रेटेजी या फिर अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी, मतलब इसमें कोई भी पहले से सवाल फिक्स नहीं होते, कुछ भी पूछा जा सकता है, पहले से कुछ और पूछ लेगा, दूसरे से कुछ और, तीसरे से कुछ और, पांचवे से कुछ और, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं होता। तो ये दोनों अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि जो इंटरव्यूअर है वो घर से पहले से क्वेश्चन लिख कर लाएगा, वही सेम क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि कुछ भी वहीं पर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। और देखिए कुछ और स्ट्रेटेजीज भी होती हैं जैसे कि डेप्थ और एक्शन इंटरव्यूज, मतलब जो इंटरव्यू दे रहा होता है उससे काफी ज्यादा गहराई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जाना जाता है कि वो क्या क्या एक्शन देगा, है ना, मतलब उनको सिचुएशन दी जाती है, पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे इंटरव्यू लिए जाते हैं। अगला होता है ग्रुप और डिस्कशन इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, मेनली बातचीत पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब उससे ज्यादा कोई गहरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आमतौर पर उसके बारे में पूछा जाएगा, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसकी लाइफ के बारे में डिस्कशन की जाती है इसमें मेनली। उसमें पूछा जाएगा कि आपने लाइफ में क्या करा, अगर ये किया तो आपने ये क्यों किया, मेनली उसके लाइफ के ऊपर बात की जाती है। और अगला होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। तो ये मेनली काफी कम होता है लेकिन ये भी कभी कभार किया जाता है, मतलब इसमें मेनली सामने वाले का मतलब पेशेंस लेवल दिया देखा जाता है कि मतलब जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो कितना स्ट्रेस जो है वो झेल सकता है ना। सामने वाले के साथ ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर उसको शायद ना पता हो, और फिर वो देखा जाता है कि वो स्ट्रेस में आता है या नहीं आता है। और अगले होते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू, जिसमें सिचुएशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कंपनी में आग लग गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिचुएशन से ऊपर। और अगला होता है वीडियो इंटरव्यू, ये भी काफी ज्यादा लिया जाता है। ये वाला इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि पैसा और टाइम दोनों बचाया जा सके। ये वाला जो इंटरव्यू है ये जूम पर हो सकता है, गूगल मीट पे हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो मतलब वीडियो के माध्यम से, मतलब कौन जो मीटिंग होती है ना वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामने वाले का इंटरव्यू कंपनी में बैठे बैठे ले लेगा, और जो इंटरव्यू देने वाला बच्चा है वो घर से ही इंटरव्यू दे देगा। अब अगला है मीटिंग यानी बैठक। तो देखिए हर कंपनी में बहुत सारी मीटिंग्स कराई जाती हैं, कुछ फॉर्मल्स होती हैं कुछ इनफॉर्मल्स होती हैं। तो देखिए मेनली बिजनेसेस में फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, और जब भी मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है तो सबसे पहले आपको रूल और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहले एजेंडा बताया जाएगा कि जो मीटिंग की जा रही है उस पर उसका टॉपिक क्या है ना, किस टॉपिक पे बातचीत होने वाली है, तो आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। और जब भी ऐसी मीटिंग होती है आपको याद होगा कि मैंने आपको मिनट्स के बारे में बताया था, है ना, तो सेक्रेटरी होता है ना, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो पहले ही पहुंच जाएगा मीटिंग से पहले, और पहले फिर देखेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मिनट्स बनाएगा ना, कितने बजे कौन आया है वो सब लिखेगा, किस टॉपिक पे क्या बात हुई किसने क्या बोला वो सब रिकॉर्ड करते हुआ जाता है, और आपको भी बनाने को आएगा ये मिनट पेपर में। तो ये मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए फॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कब कब करवाई जाती हैं। सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग, यानी जब कंपनी का एक साल बीत जाता है फिर एक एनुअल मीटिंग करवाई जाती है जिसमें बातचीत की जाती है कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है ना, कंपनी के बारे में बात की जाती है मेनली कि उसने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करे, उसमें ये मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। और अगली होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, हिंदी में से बोलते हैं वैधानिक बैठक। तो देखिए इस मीटिंग में मेनली रूल और रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कशन किया जाता है ना, कोई भी अगर हमें
लीगल कोई डिसीजन लेना है तो उसमें इस मीटिंग में बातचीत की जाती है। इसमें मेनली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, जो कंपनी के जो हेड होता है, जो ओनर होता है, मैनेजर्स होते हैं, है ना, या फिर कोई लीगल टीम होती है, जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर होता है, जो मेनली जो कंपनी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इस मीटिंग में शामिल होते हैं और वो बातचीत करते हैं, है ना। तो मेनली इसी चीज़ पे बातचीत करते हैं कि हमें क्या नए नए रूल और रेगुलेशंस बनाने हैं, या फिर जो भी रूल और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं अगर उनको हटाना है या नए रूल और रेगुलेशन लाना है, उन सब पर डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स होते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। और अगली होती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, वो आपस में बैठ के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर मीटिंग करते हैं कि कोई अगर कंपनी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग कराई जाती है, कंपनी के फ्यूचर के लिए मीटिंग होती है। तो ये 3 मीटिंग थी जो फॉर्मल मैनर में कराई जाती है। अब देखिए 3 मीटिंग और होती है जो इनफॉर्मल मैनर में होती है। देखिए पहली होती है डिपार्टमेंटल मीटिंग। अब देखिए जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी में मतलब हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और हर एक डिपार्टमेंट का अलग ग्रुप होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो जब एक साथ मीटिंग करते हैं ना, जो मतलब डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो आपस में मिलकर मीटिंग करते हैं। वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में, है ना, उन्होंने मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करे उनके बारे में मीटिंग ये करते हैं। और ये इनफॉर्मल मैनर में होती है, मतलब इस मीटिंग का कोई भी मिनट वगैरह नहीं बनाया जाता है, इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। ये मेनली ऐसी बातचीत करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो मेनली बातचीत करने के लिए डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है। और दूसरी होती है इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। अब देखिए डिपार्टमेंटल मीटिंग में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ग्रुप है, उनके जो हेड होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं। लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग में जितने भी एम्प्लॉयज है वो आपस में बातचीत करते हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं, है ना। उनको कोई भी काम वगैरह करना है तो उसमें मीटिंग में वो तय करते हैं। और देखिए इस जो डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है इसमें डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो आते हैं, और इंटर डिपार्टमेंट में जो हेड होता है वो होता है, और जो बाकी के जो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ग्रुप में वो आपस में इंटर डिपार्टमेंटल में मीटिंग में होते हैं। और अगला होता है वर्किंग पार्टीज। अब इसमें मेनली 4 से 5 एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब एक छोटी छोटी टीम में बांट दिया जाता है लोगों को, तो वो आपस में मीटिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्किंग पार्टीज मीटिंग। ये भी इनफॉर्मल मैनर में होती है। अब देखिए शुरू से समझे, सबसे पहला है डिपार्टमेंटल मीटिंग। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए 100 डिपार्टमेंट है, तो 100 डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो आपस में मीटिंग करेंगे। फिर इंटर डिपार्टमेंट में जो 100 डिपार्टमेंट है, अब उसका कोई एक डिपार्टमेंट में जो एक हेड है और बाकी के जितने भी मतलब ग्रुप्स हैं वो आपस में मीटिंग करेंगे। और वर्किंग पार्टीज में क्या होता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, है ना, उस पे ग्रुप में का कोई एक ग्रुप है वो आपस में मीटिंग करेगा, वो है वर्किंग पार्टीज। तो ये 3 मीटिंग्स फॉर्मल होती हैं और ये बाकी की जो 3 मीटिंगें इनफॉर्मल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जो फॉर्मल्स मीटिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, मिनट्स बनाया जाता है, और जो इनफॉर्मल होता है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये आम भाषा में की जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का अब अगले पार्ट में। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अब इसका बस आखिरी पार्ट रह गया, वो अगली बार अगले पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बस ये सब्जेक्ट भी अब खत्म होने ही वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।